So this is basically a doubt class. So if you have any doubt, you can share. लोग जुड़ते जाएंगे, अपने डाउट डिस्कस करते जाएंगे. इन कर चुके हैं, they can share their doubts. क्या प्रॉब्लम है आपको, you can discuss. सर आपने बोला था अमाइलोइडोसिस बताओगे डिटेल में थोड़ा. अब उसका वो जो केमिकल नेचर और पैथोजेनेसिस था वो थोड़ा समझ में नहीं आ रहा था, बुक से पढ़ा था मैंने. रिगार्डिंग एमिलोइडोसिस. यस सर. अच्छा, और बताइए, और क्या प्रॉब्लम है? ये आप लोग अनम्यूट हो जाइए. सर सिस्टेमिक पैथोलॉजी का एक आप समराइज बना देते सब सिस्टम का, जैसे जनरल पैथोलॉजी का बनाया. हाँ, सिस्टमिक पैथोलॉजी का हमने जो जेआरएफ फॉलो के साथ क्लास लिया था, उसको आप पार्टिसिपेट किए थे क्या उसमें? नहीं सर. उसकी वीडियोस हैं, 2 वीडियो है, पार्ट 1 पार्ट 2 बासु के वेबसाइट पे. वो कंप्लीट सिस्टमिक पैथोलॉजी है, सारे सिस्टम उसमें हमने कवर कर लिया है. 2 पार्ट में है, सिस्टमिक पैथोलॉजी पार्ट 1, सिस्टमिक पैथोलॉजी पार्ट 2. एक बार उसको पूरा पढ़ लो आप, उसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो उसको डिस्कस कर लीजिए. कंप्लीट जनरल पैथोलॉजी है बासु वेब के वीडियो पे, यूट्यूब पे, प्लस कंप्लीट सिस्टमिक पैथोलॉजी है, कंप्लीट बैक्टीरियल पैथोलॉजी है, कंप्लीट वायरल पैथोलॉजी है. जो नई है अभी जो शुरू किया है हमने, वो पोल्ट्री पैथोलॉजी है, तो उसके वीडियोस आने शुरू हो गए. वहाँ सब सारा रिवाइज कर लो, एक बार वहाँ से देख लीजिए. उसके बाद जहाँ पे प्रॉब्लम है, जिसका इलेबोरेट करना चाहते हैं, देन यू कैन डिस्कस दोस पॉइंट्स. ठीक है, एक बार देखिए खोल के. उसमें मैंने बड़ा ही सिंपल लैंग्वेज में सारा कुछ इसमें डिक्टेट कर दिया है. प्रेजेंटेशन भी है प्लस वीडियो भी है, तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए. So you go through those videos, and if you have any problem, you can discuss accordingly. और बताइए, anything else? सर फीवर का सर मैकेनिज्म. Pathogenesis of fever. या Okay. Pathogenesis of fever. ठीक है, और anything else? बताइए, और कुछ प्रॉब्लम है तो? जनरल पैथोलॉजी, सिस्टमिक पैथोलॉजी, स्पेशल पैथोलॉजी, पोल्ट्री पैथोलॉजी आप देखे हैं, और कोई डाउट्स है तो बताइए. और एक था आपका वैस्कुलर चेंजेज वाला, वो मैं थोड़ा सा डील कर लूंगा आपके साथ. वैस्कुलर चेंजेज ऑफ इन्फ्लेमेशन सिंपल ही है, छोटा सा है, मुझे पता नहीं क्यों नहीं समझ में आ रहा. प्लस एमुलाइड वाले का मैं ये सोच रहा हूँ ना, एमुलाइड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और उसको बहुत थोड़े में वैसे डील करना ठीक नहीं है. अभी का जो करंट सिनेरियो है, एमुलाइड की बहुत डिमांड है, बहुत अच्छे कंसेप्ट होना चाहिए रिगार्डिंग एमुलाइड. तो मैं थोड़ा सा आपको आज डिस्कस कर दूंगा अकॉर्डिंग टू योर क्वेरीज, मगर बहुत डिटेल में करूंगा उनके साथ, जेआरएफ वालों के साथ, क्योंकि उनको भी जरूरत है इस चीज का. और आज मैंने उनको इनवाइट नहीं किया है, पता नहीं फ्री है भी कि नहीं है. तो इन डिटेल विथ पावर प्रेजेंटेशन आई विल टेक ए क्लास ऑन एमुलाइड प्रोबब्ली ऑन संडे. थोड़ा सा मैं डिस्कस कर लूंगा रिगार्डिंग एमुलाइड, जीयूजी बेसिस पे आपका जो सॉल्व हो जाएगा. जहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो रही है, थोड़ा सा पैथोजेनेसिस और फीवर भी डिस्कस कर लेंगे. और सबसे पहले वैस्कुलर चेंज, मुझे पता नहीं क्या प्रॉब्लम है. सो इफ आई एम ऑडिबल, मैं थोड़ा सा डिस्कस करूँ आपसे रिगार्डिंग वैस्कुलर चेंजेस. सुन पा रहे हैं ठीक से आप? यस यस. सो आई एम शेयरिंग स्क्रीन. आप योर रेफरेंस बुक माइट बी बेगार्ड साहब का बुक पढ़ते होंगे, है ना? एंड दिस फिगर इज फ्रॉम बेगार्ड साहब, उन्हीं का बुक है ये, जनरल पैथोलॉजी, टेक्स्ट बुक ऑफ जनरल पैथोलॉजी बाय डॉक्टर जेएल बेगार्ड, उन्हीं का है. उसी को मैंने शेयर किया है. आप देख पा रहे हैं इसको? यस सर. हेलो, यस सर, दिख रहा है. मैं आप चूंकि इसका ये रेफरेंस बुक भी है आपका, और इसी से आप पढ़ते हो, तो ज़्यादा कंफ्यूजन यहीं से होते होंगे आपको, इसीलिए मैंने सोचा कि उस बुक को ही आपके साथ डील कर लूँगा.
So regarding vascular changes in inflammation, most important thing is, first of all, in 1877, scientist Julius Cohen first observed these vascular changes, recorded the vascular changes, and अब अभी तक हम लोग जितने भी चेंजेस पढ़ रहे हैं वो बहुत पहले हुए हैं, इन ईयर 1877, उसको एज सच हम लोग फॉलो कर रहे हैं विदाउट एनी मॉडिफिकेशन। तो इतना बढ़िया काम उन्होंने किया था आज से करीब 200 साल पहले, उसको आज तक हम लोग फॉलो कर रहे हैं। उन्होंने क्या किया था, वेरी सिंपली फ्रॉग को उन्होंने डायसेक्ट किया था आफ्टर एनेस्थेटाइजिंग इट, और उसका मेजेंट्री बड़ा सिंपल है एक्सपोज करना आफ्टर ओपनिंग द एब्डोमेन। मेजेंट्री को उन्होंने उसको एक्सपोज किया और उसको पुट कर दिया माइक्रोस्कोप के स्टेज पे। माइक्रोस्कोप के स्टेज पे उन्होंने पुट कर दिया मेजेंट्री ऑफ एक्सपोज मेजेंट्री ऑफ द फ्रॉग, और वहां पे वैस्कुलर चेंजेस इनिशिएट करने के लिए उन्होंने बड़ा माइल्ड एसिड डाला, डेट इज डाइल्यूट एसिटिक एसिड। एज ए इरिटेंट, एज ए स्टिमुलाई उन्होंने यूज किया डाइल्यूट एसिटिक एसिड। मेजेंट्री में आप जानते हैं बहुत सारे ब्लड वेसल्स रनिंग करते हैं, बहुत आसानी से देख भी सकते हो। तो ये बेनिफिट था कि उन्होंने क्यों मेजेंट्री को चूज किया होगा। और ब्लड फ्रॉग चूंकि लैब एनिमल्स में हम लोग पहले बहुत यूज करते थे, हम लोग के टाइम पे भी बहुत यूज होता था फ्रॉग, तो यूजुअली इसीलिए शायद उन्होंने फ्रॉग को यूज किया होगा। और मेजेंट्री बहुत सिंपल है ऑब्जर्व करना ब्लड वेसल्स के चेंजेस को, नेकेड आई से ही बहुत सारी चीजें देख सकते हैं। So with this concept, Julius Cohen probably used frog and its mesentery to observe the changes in blood vessels during inflammation. And to bring about inflammatory changes, he used dilute acetic acid as a irritant. तो जैसे ही आप डायल्यूटिक एसिटिक एसिड डालोगे मेजेंट्री में, तो कुछ चेंजेस होंगे ब्लड वेसल्स में, उसको आप कुछ सब टॉपिक्स पे समराइज कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट चेंज कैन बी द चेंज इन द कैलिबर ऑफ द ब्लड वेसल्स। व्हाट हैपेंस टू द डायमीटर ऑफ द ब्लड वेसल्स, ये पहला चेंज। दूसरा चेंज होगा, सेकंड चेंज विल बी द चेंज इन द रेट ऑफ द फ्लो ऑफ द ब्लड। फर्स्ट विल बी द चेंज इन द डायमीटर और कैलिबर ऑफ द ब्लड वेसल्स, सेकंड विल बी द चेंज इन द रेट ऑफ फ्लो ऑफ द ब्लड वेसल्स, एंड थर्ड विल बी द चेंज इन द ब्लड स्ट्रीम। क्या होता है आई विल डिस्कस, बट थर्ड चेंज विल बी द चेंज इन द नॉर्मल जो स्ट्रीमिंग ऑफ ब्लड फ्लो है उसमें चेंज होना। नॉर्मल क्या है, एब्नॉर्मलिटी क्या है, आई विल डिस्कस। एंड नेक्स्ट इज द एक्सुडेशन ऑफ द प्लाज्मा एंड प्लाज्मा प्रोटीन्स। ब्लड वेसल से प्लाज्मा वाटर और उसके प्रोटीन्स का बाहर आना, दैट इज द फोर्थ चेंज। एंड आफ्टर दिस देयर विल बी द इमिग्रेशन ऑफ द WBCs। डिफरेंट WBCs will start crossing across the endothelial cells of the blood vessels to extra vascular area, बाहर निकलने लगता है। And after WBCs, RBC can also come out of the blood vessels, leading to different types of hemorrhages. तो ये 6 पॉइंट में हम लोग उसको डिफरेंशिएट करके सब टॉपिक करके पढ़ते हैं। उसको मैं एज ए स्टोरी आपको थोड़ा बता दूं, फिर कैसे एग्जाम में लिखेंगे उसके लिए हम डिस्कस कर लें। तो एज ए स्टोरी क्या है कि जैसे ही आप डालेंगे एक डाइल्यूट एसिटिक एसिड मेजेंट्री में और उसको देखना चाह रहे हो कि क्या होगा, तो इमीडिएटली क्या होता है, ड्यू टू डैमेज ऑफ दैट एरिया इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस शुरू होगा। थोड़े हेमरेजेस भी हो सकते हैं, वहां पे हेमरेजेस नहीं भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द इरिटेंट कैसा है। तो सबसे पहला इन केस ऑफ चेंज इन द कैलिबर ऑफ द ब्लड वेसल, सबसे पहला चेंज क्या होगा, मोमेंटरी कंस्ट्रिक्शन। ये नहीं भी हो सकता है, मगर इन मेजॉरिटी ऑफ द केस एक इमीडिएट रिस्पॉन्स आएगा, दैट विल बी द कंस्ट्रिक्शन ऑफ द ब्लड वेसल्स। जो एडजॉइनिंग ब्लड वेसल्स है इन रिस्पॉन्स टू होम्योस्टेसिस, वो क्या करते हैं कि खुद को कंस्ट्रिक्ट कर लेते हैं, और ये बहुत ही इमीडिएट रिस्पॉन्स है और बहुत शॉर्ट लिव्ड है, अबाउट 3 to 5 सेकेंड। 3 to 5 सेकेंड ही इसका कंस्ट्रिक्शन होता है, मोमेंट्री है कंस्ट्रिक्शन, शॉर्ट लिव्ड है, 3 to 5 सेकेंड। ये नहीं भी हो सकते हैं, और जब होते हैं तो इट इज अंडर द इफेक्ट ऑफ यूजुअली अंडर द इफेक्ट ऑफ द प्रोस्टाग्लैंडिन्स एंड थ्रोम्बोक्सिन्स, जो कि केमिकल मीडिएटर्स होते हैं। ठीक है, इस बुक में कुछ ऐसे चीजें हैं जो अब तो आउटडेटेड हो गया है, लेकिन जो लेटेस्ट चीजें हैं मैं आपको थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। सो मोमेंट्री कंस्ट्रिक्शन यूजुअली होते हैं, मगर हर केस में हो ये जरूरी नहीं है। बेसिक रीजन उसके पीछे है होम्योस्टेसिस। ठीक है, कोई इन्फ्लेमेशन का उसको बेनिफिट वहां पे नहीं मिलना चाह रहा है, एक घबरा जाता है ब्लड सेल्स की क्या हो, तो एक बहुत ही क्षणिक, इसका बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं है अदर देन क्लॉटिंग ऑफ द ब्लीडिंग। इससे ज्यादा उसको ज्यादा कुछ बेनिफिट मिलना नहीं है मोमेंटरी कंस्ट्रिक्शन से, इसीलिए नेचर ने इसको बहुत ही ट्रांजिटरी रखा है, अबाउट 3 to 5 सेकेंड्स।
और जैसे ही ये पीरियड निकल जाएगा कंस्ट्रिक्शन का, उसके बाद शुरू होगा वैसोडाइलेटेशन। अभी तक ब्लड वेसल्स का कैलिबर क्या हुआ था, कम हुआ, डायमीटर सिकुड़ा था फॉर अबाउट 3 to 5 सेकंड, एंड देयर आफ्टर देयर विल बी वैसोडाइलेटेशन। ये ड्यूरेशन होगा आपका विद 15 मिनट से 60 मिनट्स तक हो सकता है। बहुत ही लॉन्ग ड्यूरेशन इसका भी नहीं है, लेकिन हाँ ये ड्यूरेशन मोमेंटरी तो एटलीस्ट नहीं है, सेकेंड्स का नहीं है, ये मिनट्स का है, ये आवर्स का हो सकता है। So it can be about 15 minutes, even about 60 minutes, or even more depending on the irritant. तो वहाँ पे vasodilatation होगा, और इसके रोल बहुत है इन्फ्लेमेशन में। क्या रोल है? आप जानते हो कि blood vessels is a source of nutrition, blood vessels is a source of different inflammatory cells. तो vasodilatation से वो क्या चाहता है? वो ये चाहता है कि जो ब्लड के जो कंपोनेंट्स है उसको वहाँ पे लाना चाहता है इन्फ्यूजन में। ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन है, ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स है, ज्यादा से ज्यादा सेल्स है मेरे पास जो जिसका उसको जरूरत है एट द टाइम ऑफ इन्फ्लेमेशन। इसमें होता है क्या है, सबसे पहले वैसोडाइलेशन हो जाएगा किसका, आर्टेरियोल्स का। आर्टेरियल सबसे पहले डायलेट हो जाते हैं, मगर कैपिलरीज और ये जो वेन्यूल्स हैं उसका डायलेटेशन थोड़ा लेट से होता है। तो जब एक तरफ से आपने डायलेट कर दिया तो सारे ब्लड वहां पे आके पुल हो जाएंगे, सारे ब्लड आपके उस एरिया में पुलिंग हो जाएगा। मगर चूंकि आपने डायलेट नहीं किया है आर्टेरियो वेन्यूल्स को, कैपिलरीज को, तो वहां से उसका फ्लो नहीं होता है। डायलेटेशन आर्टेरियोल्स को हो गया, नेचुरली आर्टेरियोल्स में ब्लड आते हैं तो आके उसका कैलिबर बढ़ जाएगा, पुलिंग ऑफ ब्लड हो जाएगा, मगर फ्लो इतने तेजी से नहीं होगा। कैपिलरीज को और वेन्यूल्स को डायलेट नहीं किया तो नेचुरली वहां पे एक पुलिंग ऑफ ब्लड हो जाएगा। इस पुलिंग ऑफ ब्लड के वजह से लीकेज होने लगते हैं प्लाज्मा कंपोनेंट्स के। एकदम अभी वैस्कुलर परमेबिलिटी इंक्रीज नहीं हुआ है, थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। वैस्कुलर परमेबिलिटी इंक्रीज होना दूसरा चीज है, वैसोडाइलेटेशन होना दूसरा चीज है। तो अंडर वैसोडाइलेटेशन चीजें जब एक जगह पूल हो जाएगा, उसका प्रॉपर फ्लो नहीं हो रहा है, तो एक लीकेज सा होना शुरू हो जाता है। चीजें निकलना चाहते हैं लेकिन बड़े बड़े चीज नहीं निकल सकते क्योंकि वैस्कुलर परमेबिलिटी इंक्रीज नहीं हुआ है। तो बेसिकली प्लाज्मा फ्लूइड निकलेंगे, प्लाज्मा वाटर वहां से निकल सकता है, प्रोटीन ऐसी चीजें या सेल्स इस तरह की चीजें इस स्थिति में नहीं निकलेगा, अभी नहीं निकलेगा। तो फाइनली इसका आउटपुट क्या होगा, ड्यू टू इंक्रीज इन द ब्लड वेसल्स एट दैट एरिया, पुलिंग ऑफ द ब्लड एट दैट एरिया, क्या होगा वहाँ पे रेडनेस होगा, जो कार्डिनल साइंस है इन्फ्लेमेशन का, कि एरिया रेड हो जाएगा। प्लस ब्लड वेसल्स जो डायलेट हो रहे हैं, तो जानते हो एक सिंगल आर्टरियल्स नहीं होते, बहुत सारे आर्टरियल्स होते हैं, एकदम बेड ऑफ आर्टरियल्स होते हैं, बहुत सारे होते हैं। तो बहुत सारे आर्टरियल्स एक साथ ऐसे डायलेट हो जाए तो उसकी वजह से क्या होगा, वहाँ पे थोड़ा स्वेलिंग भी हो जाए, ठीक है, और हीट भी हो जाए, बहुत ज्यादा पुलिंग हो जाएगा ब्लड का तो हीट भी हो जाएगा। प्लस मैंने बताया आपको हीटनेस हो जाएगा प्लस रेडनेस हो जाएगा, तो ये दोनों ही कार्डिनल साइंस है। और ड्यू टू लीकेज ऑफ द वाटर, प्लाज्मा वाटर, वहां पे थोड़ा स्वेलिंग भी होगा, शुरू में थोड़े ही स्वेलिंग होंगे मगर स्वेलिंग शुरू हो जाएगा, तो वो भी कार्डिनल साइन है इन्फ्लेमेशन का। तो हॉट हो जाना, रेड हो जाना और माइल्ड स्वेलिंग हो जाना एट दिस स्टेज, ये तीन कार्डिनल साइंस वहां पे देखने गए। अभी प्रोफ्यूज एक्सुडेशन नहीं हो रहा है, अभी जो भी निकले हैं सिर्फ वाटर ही निकले हैं, तो उसको एक्सुडेट नहीं बोल सकते, वो ट्रांसुडेट ही है। एट दिस स्टेज इट इज ट्रांसुडेट। इन्फ्लेमेशन में हम आपको बताते हैं कि डेट इज एक्सुडेट, और इडीमा में हम लोग बताते हैं कि डेट इज ट्रांसुडेट। इन्फ्लेमेटरी ट्रांसुडेट को एक्चुअली एक्सुडेट बोलते हैं, लेकिन अभी तक जो बाहर निकला है उसके कंपोनेंट्स एक्सुडेट जैसे नहीं है, तो आप उसको एडिमा ही बोलेंगे या फिर ट्रांसुडेट ही बोलेंगे, वो अभी एक्सुडेट नहीं है, ठीक है। यहाँ तक तो ये है रिगार्डिंग चेंज इन द कैलिबर ऑफ द ब्लड वेसल्स। उसके बाद क्या होगा, मैंने कहा कि कैपिलरी का डायलेटेशन नहीं हुआ है, अभी वेन्यूल्स का डायलेटेशन नहीं हुआ है, तो नेचुरली स्लोइंग ऑफ सर्कुलेशन, ठीक है, जो स्पीड होना चाहिए नॉर्मली ब्लड फ्लो का वो नहीं हो पाएगा। और एक चीज होगा, अंडर द इफेक्ट ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स, यहाँ पे सिर्फ एक चीज नहीं है, बहुत सारे मैकेनिज्म रोल प्ले करते हैं, और फाइनली क्या करते हैं, इंक्रीज्ड वैस्कुलर परमेबिलिटी, IVP, ठीक है। इसका मैकेनिज्म बहुत है, मगर फाइनल आउटपुट क्या है कि वहां का वैस्कुलर परमेबिलिटी अब इंक्रीज होगी। अभी तक परमेबिलिटी इंक्रीज नहीं हुआ, अब ये इंक्रीज हो गया परमेबिलिटी। अब इस परमेबिलिटी के इंक्रीज होने से सिर्फ वाटर बाहर नहीं जाएंगे, प्लाज्मा प्रोटीन्स भी बाहर जाएंगे और कुछ सेल्स ही बाहर जाएंगे। अब इस तरह की चीजें जब बहुत ज्यादा बाहर निकलने लगता है, तब ये अब ट्रांसुडेट नहीं रहा, अब ये एक्सुडेट हो जाएंगे, ठीक है। बहुत ज्यादा उसका कंसिस्टेंसी बढ़ जाएगा, उस जो एक्स्ट्रा वैस्कुलर फ्लूइड है, अब इसका स्वेलिंग भी बहुत ज्यादा हो जाएगा, जो कि कार्डिनल साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन है।
तो ड्यू टू इंक्रीज वैस्कुलर परमिलिटी अब अभी तक जो सिंपल ट्रांसलेट था अब वो एक्सोडेट की तरह होने लगेगा, उसमें बहुत सारे प्रोटीन्स होने लगेंगे। अब इसके इसका एक नुकसान ये भी है कि जब प्लाज्मा प्रोटीन्स बाहर में ज्यादा जमा होने लगेगा तब जानते हो कि मोस्ट ऑफ द प्रोटीन्स जो छोटे होंगे सबसे पहले ही बाहर निकलेंगे, और जो सबसे छोटे कौन होते हैं, एल्यूमिन होते हैं, और एल्यूमिन बहुत जबरदस्त ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट करता है। तो जैसे ही एल्यूमिन बाहर जाने लगेगा तो वो एडिशनल ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट करेगा, प्लाज्मा वाटर को और भी ज्यादा सक करना शुरू कर देगा, तो एक सीवियर इन्फ्लेमेटरी स्वेलिंग वहां पे शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो इंक्रीज वैस्कुलर परमिलिटी विल लीड टू सीवियर स्वेलिंग एट दैट एरिया। अब ये आईबीपी क्यों होता है, ये यूजी लेवल पे अगर आप बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं भी करते तो चलेगा, एटलीस्ट कुछ टर्म्स आप जान लीजिए। कैसे हो सकता है कि जो एंडोथेलियल गैप्स है उसको आप बढ़ाना होगा। ब्लड वेसल्स के वाल के जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं उसको एंडोथेलियम बोलते हैं, तो एंडोथेलियल गैप्स जो है बहुत माइन्यूट होता है, बहुत माइक्रो होता है स्पेस, उसको थोड़ा सा इंक्रीज कराना होगा आईबीपी बढ़ाने के लिए। एक तो ये हो सकता है, दूसरा ये हो सकता है कि एंडोथेलियल सेल्स रिट्रैक्ट हो जाए अंडर द इफेक्ट ऑफ सर्टेन साइटोकाइंस, उसका रिट्रैक्शन हो जाए, उसका मॉर्फोलॉजी ही चेंज हो जाए, वो सिकुड़ से जाए कॉन्ट्रैक्ट से हो जाए, तो उसमें फिर आईबीपी हो जाएगा। या तो फिर एंडोथेलियल सेल्स को आप इंजरी कर दो, डैमेज ही कर दो, उसके बाद भी परमिलिटी बढ़ जाएंगे। इस तरह से ये इंजरी रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज प्रोड्यूस्ड बाय हेल्प ऑफ लिपोसाइट्स, मोनोसाइट्स, इनके इफेक्ट में इतना यूजी में आपको डिटेल करने की जरूरत नहीं है, एटलीस्ट टर्म्स आपको जानना चाहिए। प्लस इंक्रीज्ड ट्रांसाइटोसिस, ये क्या होता है ट्रांसाइटोसिस? ट्रांसाइटोसिस जानते हो एनीवन? ट्रांसाइटोसिस टर्म सुना है आपने? नो सर। तो ये बड़ा सिंपल, ये नाम सुन के ऐसा लग रहा है कि पहले नहीं सुना। जैसे इंडोसाइटोसिस होते हैं, तो इंडोसाइटोसिस में क्या होता है कि बाहर की चीजों को सेल अपने अंदर लेता है, तो दैट इज इंडोसाइटोसिस। फिर होता है एक्सोसाइटोसिस, कि हमने लिया था हमने उसको बाहर भी कर दिया। ट्रांससाइटोसिस वही है, बस इसमें डिफरेंस क्या है कि एक बॉर्डर से लेता है और उसके अपोजिट बॉर्डर से एक्सोसाइटोसिस करता है। तो एक बॉर्डर से लेगा इंडोसाइटोस करेगा और उसका अपोजिट बॉर्डर से एक्सोसाइटोस करेगा, यानी जो बॉर्डर ल्यूमेन ऑफ ब्लड वेसल्स की तरफ है उधर से इंडोसाइटोसिस होगा, और सेल का बॉर्डर जो बेसमेंट मेम्ब्रेन की तरफ है उधर से एक्सोसाइटोसिस हो जाएगा, यानी सेल के अंदर से ही निकाल के चीजों को बाहर ले जाता है, उसी को बोलते हैं ट्रांसाइटोसिस। ठीक है, और ये कुछ भी नहीं है। तो ये कुछ चीजों की वजह से इंक्रीज वैस्कुलर परमिलिटी हो जाएगा। फिर एक चीज ये भी है कि आप कैसे जानोगे कि वहां पे वैस्कुलर परमिलिटी इंक्रीज हो गया है, तो ये यूजुअली नहीं है वैसे, फिर भी मैं आपको बता दूं इसमें डाई टेक्निक है। ठीक है, कुछ ऐसे डाइज ब्लड वेसल्स में डाल दीजिए जहां से लीकेज होगा, जहां पे इंक्रीज वैस्कुलर परमिलिटी होगा वहां पे जाके एक्यूमुलेट होने लगेंगे, इवन एक्स्ट्रा वैस्कुलर भी जाके जमा होने लगेंगे। तो कुछ डाई ऐसे डाल दीजिए, या फिर कोलाइडल कार्बन को यूज कर सकते हो आप, तो उसको जहाँ पे एक्यूमुलेट होगा उसको आप देख लो अंडर माइक्रोस्कोप, जान जाएंगे कि यहाँ के एरिया में इंक्रीज वैस्कुलर परमिलिटी है। ठीक है, तो दैट इज हाईली रिसर्च पर्पस, पर्पस का ज्यादा नहीं है। नेक्स्ट इज चेंज इन द, फिर मैंने आपको ये बताया कि स्लोइंग ऑफ सर्कुलेशन होगा, स्टेसिस ऑफ ब्लड होगा, बहुत नेचुरल है, जब फ्लो प्रॉपर नहीं होगा तो स्टेसिस हो जाएंगे। नेक्स्ट है चेंज इन द ब्लड स्ट्रीम, इसको समझने के लिए आप ये देखो क्या होंगे कि यूजुअली जो ब्लड वेसल्स होते हैं उसमें जो ब्लड फ्लो होता है उसमें क्या होता है कि दो स्ट्रीम में उसको डिवाइड कर सकते हैं। एक स्ट्रीम होता है बिल्कुल सेंटर में, एक होता है पेरीफेरी पे। जो सेंट्रल स्ट्रीम है उसको हम लोग बोलते हैं एक्सियल स्ट्रीम, जो पेरीफेरल स्ट्रीम है उसको बोलते हैं पेरीफेरी स्ट्रीम। तो नॉर्मल फ्लो में क्या होता है कि एक्सियल स्ट्रीम में फ्लो करते हैं ब्लड सेल्स और पेरीफेरी पे फ्लो करते हैं प्लाज्मा वाटर। ठीक है, ब्लड सेल्स अंदर अंदर फ्लो करता है, उसके पेरीफेरी पे वाटर होता है, प्लाज्मा वाटर, ये नॉर्मल फ्लो है। मगर ड्यू टू स्लोइंग ऑफ सर्कुलेशन एंड स्टेसिस ये गड़बड़ा जाता है, उनका जो नॉर्मल स्ट्रीम है वो गड़बड़ हो जाता है। अब क्या होगा कि जो ब्लड सेल्स जो बिल्कुल फ्लो कर रहे थे इन द मिडिल, वो वहां से निकल के पेरीफेरी की तरफ आने लगे। पेरीफेरी की तरफ आएगा तो उनका किससे मुलाकात होगा? एंडोथेलियल सेल्स और ब्लड वेसल्स से होंगे। और कुछ ऐसे रिसेप्टर्स होते हैं ओवर द ब्लड सेल्स एंड ओवर द एंडोथेलियल सेल्स, जो उसको थोड़ा सा अट्रैक्ट भी करना शुरू कर देता है। तो अंडर द इफेक्ट ऑफ दोज रिसेप्टर्स ये सेल्स आरबीसी डब्ल्यूबीसी कहाँ पहुंच जाएंगे ओवर द एंडोथेलियल सेल्स ऑफ द ब्लड वेसल्स, और ड्यू टू सम हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर उनका टम्बलिंग शुरू हो जाता है, और टम्बल करके आगे बढ़ते चले जाते हैं। और
एंडोथेलियल सेल्स के ऊपर और ब्लड सेल्स के ऊपर कुछ ऐसे एडिशन मॉलिक्यूल्स होते हैं कि फाइनली उसका टम्बलिंग को रोक देता है, एक दूसरे से एडिशन हो जाता है, ठीक है। तो जैसे इंटेग्रिन्स है ओवर द ब्लड सेल्स, जैसे कि वेस्कुलर एंडोथेलियल एडेसिव मॉलिक्यूल्स है ओवर द एंडोथेलियल सेल्स। इस तरह के जो एडिशन मॉलिक्यूल्स है एक उसका टम्बलिंग भी रोक देता है, उसको बिल्कुल अटैच कर लेता है अपने साथ, और वो उसको मौका देता है, उसी बोलते हैं मार्जिनेशन, उसके साथ चिपक गया, एडेशन हो गया। आफ्टर मार्जिनेशन, आफ्टर रोलिंग, इट विल एडहेयर विद द एंडोथेलियल सेल्स। और यहाँ से फिर चूंकि उसका मूवमेंट रुक गया, अब यहाँ से उसको मौका मिल जाता है कि वो सेल बाहर जा सकता है बाय हेल्प ऑफ डायपेटेसिस, या ड्यू टू इंक्रीज्ड गैप, एंडोथेलियल गैप जंक्शन जो इंक्रीज हो गया उसके वजह से ब्लड सेल्स इवन बाहर इमिग्रेट कर जाएंगे, बाहर चले जाएंगे। तो ये है चेंज इन द ब्लड स्ट्रीम। नेक्स्ट है एक्सुडेशन ऑफ प्लाज्मा। तो मैंने आपको बताया कि बहुत सारी चीजें ड्यू टू इंक्रीज वैस्कुलर परमेबिलिटी, प्रोटीन जाएंगे, प्लाज्मा वाटर जाएंगे, बहुत सारी चीजें बाहर जाने लगते हैं, तो वो ट्रांसुडेट नहीं रह जाता, वो एक्सुडेट हो जाता है। तो 3 कार्डिनल साइंस को तो यहाँ पे आप समझ लिया आपने। प्लस इतने सारे जो एक्सुडेशन हुआ है, बाहर चला गया है, तो हर चीज पे एक स्ट्रेचिंग पुट करेगा। जितना स्पेस था आपका अफेक्टेड एरिया में, उससे ज्यादा आप स्पेस ले रहा हो फ्लूइड, और ट्रांसुडेट हो, एक्सुडेट, तो क्या होगा, हर टिश्यू में एक स्ट्रेचिंग हो। तो ड्यू टू स्ट्रेचिंग ये प्रेशर पुट करता है न्यूरॉन्स पे, और उसके वजह से वहां पे शुरू हो जाते हैं पेन। तो पेन हो गया आपका 4th कार्डिनल साइंस, तो यहाँ पेन भी शुरू हो जाएंगे, ठीक है। एंड ड्यू टू रिलीज ऑफ सम साइटोकाइंस, कुछ ऐसे केमिकल मीडिएटर्स जो इचिंग कॉज कर सकता है, जैसे कि हिस्टामिन। तो अदर देन पेन, इचिंग भी हो सकता है। हिस्टामिन इचिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, पेन के लिए नहीं है, ठीक है। ब्रेडिकाइनिन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पेन, सेरोटोनिन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पेन, हिस्टामिन नहीं। तो कुछ केमिकल मीडिएटर्स कैन लीड टू पेन, प्लस जो स्ट्रेचिंग हो रहा है ओवर द नर्व एंडिंग्स पे, उसके वजह से पेन होता है। तो 4 कार्डिनल साइंस तो आपको दिख रहे हैं, ठीक है। फिर मैंने आपको जैसे बताया कि इमिग्रेशन ऑफ लिकोसाइट्स होंगे, तो इसको आप जानते हो, बहुत डिटेल यूजी में करना भी नहीं है। अगर मैं कह रहा हूँ कि देयर आर सम एडिशन मॉलिक्यूल्स, देयर आर सम रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स, तो इसको आप अवॉइड कर सकते हो एट दिस लेवल, पीजी लेवल पे। पीजी लेवल में बड़ा डिस्कस करना होता है। एंड आरबीसी कैन आल्सो क्रॉस द ब्लड वेसल्स लीडिंग टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेमरेजेस। अब ये हम कितना क्रॉस करेगा वही डिफाइन, उसी से पता होता है कि ये पिन पॉइंट हेमरेजेस होंगे या लीनियर हेमरेज हो जाएगा, एकाइमोटिक हेमरेज हो जाएगा, ये डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो इट वाज वेरी नटसेल रिगार्डिंग वैस्कुलर चेंजेस। थोड़ा समझ में आया आपको ये? हेलो हेलो, आप बताओ इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम। मैं भी आपको सुन पा रहा हूँ, लगता है ड्यू टू सम इंटरनेट प्रॉब्लम। अभी तो मैं आपको सुन पा रहा हूँ। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन क्लियर इट रिगार्डिंग वैस्कुलर चेंजेस। इफ यू हैव एनी डाउट, जा रही है आवाज? So if you have any problem you can discuss. स्टेप्स हैं सर, तो उसके जो मीडिएटर्स हैं, केमिकल मीडिएटर्स, जितने भी उसके साथ जितने स्टेप्स आपने बताए अभी, हाँ हाँ, तो हाँ। उसमें जितने केमिकल मीडिएटर काम करते हैं, उन मीडिएटर्स को भी तो याद रखना होगा, उसमें इंक्लूड करना होगा लिखते वक्त। नहीं, केमिकल देखो इसका बड़ा सी लॉन्ग स्टोरी है। आपको केमिकल मीडिएटर्स बस 2 ही याद रखना है आपको यहाँ पे, थ्रोम्बोक्सिन्स एंड प्रोस्टाग्लैंडिन, इससे ज्यादा नहीं रखना याद, ठीक है। दूसरी बात यह है कि जो एडेशन मॉलिक्यूल वाला जो स्टोरी है ना, जिसमें लिखा हुआ भी है कि इट विल फर्दर डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट सब टॉपिक, आपको उसको नहीं पढ़ना। यूजी लेवल का ना आप उसको पढ़ सकते हो ना उसको समझ सकते हो, ठीक है। वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं, तो नहीं आपको पढ़ना है, उस पर आपको ज्यादा एम्फेसिस नहीं देना। जितने एडिशन मॉलिक्यूल्स है उसको समझ सकते हैं फॉर योर इंटरेस्ट, बट नॉट फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। उसका इंपॉर्टेंस नहीं है, कभी किसी ने नहीं पूछा, तो यूजी लेवल के लिए है भी नहीं। ये सारे पॉइंट्स आपको, सब टॉपिक्स याद होना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि चेंजेस इन द कैलिबर ऑफ ब्लड वेसल्स, चेंज इन द रेट ऑफ ब्लड फ्लो, चेंज इन द ब्लड स्ट्रीम, एक्सुडेशन ऑफ प्लाज्मा, इमिग्रेशन ऑफ डब्ल्यूबीसीज, डायबिटीज ऑफ आरबीसी, ये 6 स्टेप्स आपको एकदम याद रखने होंगे, और उसका एटलीस्ट थोड़ा थोड़ा सा इलेबोरेशन करना। जो मैंने आपको स्टोरी वाइज बताया उसको सिर्फ सुन लीजिए, समझ लीजिए और अपने ही भाषा में लिख दीजिए। आपको किताब रटने की जरूरत नहीं, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको बता दिया है। और उसको बस आपको सिर्फ इतना मेहनत करना है कि अंडर दो सब टॉपिक्स उस चीज को वहां पे अपने वर्ड्स पे आपको सिर्फ लिख देना है, ठीक है। बेसिक मुद्दा ये है कि आप चीज समझ गए, आपको समझ में आ गया,
वो बहुत जरूरी है। आप कैसे लिखते हो, सब अपने अपने स्टाइल में लिखे, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि एक नोट्स है अब मैं उस पर रिजिड होकर नहीं, उसी नोट से आपने वैसे ही क्यों नहीं लिखा, तो वैसा कुछ भी नहीं है। वो बड़ा ओपन है, आप अपने तरीके से उसको डिस्कस कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। और कुछ एनी अदर प्रॉब्लम? एक्सक्यूज मी सर, सर रिगार्डिंग एग्जाम हम लोग का कुछ यूनिवर्सिटी की तरफ से आप लोग को मीन्स आया क्या कुछ नोटिस? डिस्कशन चल रहा है अभी रिगार्डिंग, उसमें मैं आपको थोड़ा शेयर कर दूं। सो वी हैव अबाउट 8 मिनट्स है ना, सो वी कैन डिस्कस रिगार्डिंग एमिलॉइड। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं थोड़ा एकदम जरूरी चीज बताता हूँ, दैट विल हेल्प यू इन योर ऑब्जेक्टिव एंड शॉर्ट नोट्स, ठीक है। किसी को कुछ आइडिया है क्या रिगार्डिंग एमिलॉइड? कोई बता सकते हो व्हाट इज एमिलॉइड? सर इसमें अमाइलॉइड का डिपोजिशन होता है टिश्यू, मतलब टिश्यू के बीच में इंटरस्टिशियल स्पेस में, और अमाइलॉइड बहुत सारे टाइप का प्रोटीन का बना होता है, और वही बीटा प्लेटेड सीट में दिखता है, और वही केमिकल नेचर है, 2 फॉर्म में दिखता है, याद नहीं है कौन सा था। और पैथोजेनेसिस समझ नहीं आया था सर। ठीक है, मैं आपको थोड़ा बताता हूँ कैसे इसको इलाज कर देगा। क्योंकि अब मुझे पावर प्रेजेंटेशन नहीं करना, मैं ऐसे ही, मैं दिख रहा हूँ आपको? हेलो? यस सर। ठीक है, सिर्फ सुनिए आप, आपको कुछ ये नहीं करना है, कोई पावर पॉइंट नहीं दिखा रहा हूँ मैं, बस आप सुन लो इस चीज को, ठीक है। रिगार्डिंग एमिलॉइड क्या है, एक प्रोटीन ही है, जैसे बहुत सारे प्रोटीन से बॉडी में, वैसे ही प्रोटीन है, ठीक है। अब ये टर्म एमिलॉइड, ओआईडी, मैं सबसे कहता हूँ जब भी ओआईडी हो जाए ना सफिक्स, तो इसका मतलब होता है उसके जैसा, सिमिलर टू दिस। तो एमाइलेज इस तरह की चीजें किसके लिए यूज करते हो? फॉर स्टार्च, फॉर कार्बोहाइड्रेट, तो उससे रिजेंबल करता है स्टार्च से, इसीलिए टर्म एमिलॉइड रखा गया है। सबसे पहले आप मैंने पढ़ा होगा ना स्केलेटन और स्वान, जो सेल थ्योरी जो उन्होंने दिया था, स्केलेटन स्वान, उनको आप रिमेम्बर करते हैं, याद है आपको स्केलेटन स्वान? यस यस सर। हाँ, तो उसमें जो बोटनिस्ट थे, जो स्केलेटन थे प्रोबेबली, जो बोटनिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहले प्लांट की दुनिया में इस चीज को ऑब्जर्व किया था, उन्होंने सबसे पहले नाम दिया था एमिलॉइड। मगर इन केस ऑफ ह्यूमन मेडिसिन या एनिमल मेडिसिन, सबसे पहले रुडोल्फ विर्को, उन्होंने रिटर्म फिर एमिलॉइड ही उन्होंने यूज किया था। इनके फॉर ह्यूमन मेडिसिन या एनिमल में जो यूज होता है एमिलॉइड, उसमें रुडोल्फ विर्को का क्रेडिट, ठीक है। उनका भी पर्पस वही था कि एमिलॉइड मैं इसलिए कह रहा हूँ, उस समय उनको ये समझ में आता था कि कोई स्टार्च लाइक चीज ही है, उनको पता भी नहीं था कि इट इज ए प्रोटीन। एमिलॉइड कैसे जानते हो आप, आज भी आप कैसे जानते हो कि इसमें एमिलॉइड इन्फिल्ट्रेशन है, ये ऑर्गन है, स्प्लीन है, इसमें एमिलॉइड है, तो ये कैसे जानेंगे आप? तो क्या करिए कि कोई भी ऑर्गन जहाँ पे आपको सस्पेक्ट लग रहा है कि ये स्प्लीन है, इसमें एमिलॉइडोसिस हो सकता है, तो आप उसको एक इंसिजन, उसका कट सरफेस एक्सपोज हो जाएगा, उसमें आपको डालने होंगे लुगल आयोडीन, जो हर लैब में मिलते हैं, सिंपल लुगल आयोडीन डालेंगे, वो ब्राउनिश में कन्वर्ट हो जाएगा, तो पूरा जो कट सरफेस है ब्राउन हो जाएगा, ठीक है। अब उस ब्राउनिश में एकदम कंफर्म करने के लिए कि स्टार्च जैसा ही है, स्टार्च की तरह रिएक्ट कर रहा है, उसमें आपको डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से उसको वॉश कर दीजिए। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से जैसे ही वॉश करेंगे वो ब्लू हो जाता है, और ये प्रॉपर्टी होते हैं कार्बोहाइड्रेट के, स्टार्च का, इसीलिए हम लोग उसको बोलते हैं एमिलॉइड, स्टार्च लाइक एपेरेंट, ठीक है। अब ये तो थोड़ा सा बैकग्राउंड हो गया कि एमिलॉइड है क्या, एमिलॉइड कैसे नोमेनक्लेचर, ये कैसे हुआ, मगर एमिलॉइड है क्या बेसिकली, आप जानते हो सेल्स प्रोटीन बनाते हैं, नेचर है सेल का प्रोटीन बनाना, ठीक है। अब ये प्रोटीन जब बनते हैं, अब उसके बाद उसको फंक्शनल होना जरूरी है प्रोटीन का, ये भी आप जानते हैं कि जब होता है तो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है, फिर सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है, टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होते हैं, और फंक्शनल होने के लिए प्रोटीन को इस तरह का स्ट्रक्चर बनाना होता है, और ये नॉर्मल फिजियोलॉजी है, ठीक है। प्रोटीन का बनना नॉर्मल फिजियोलॉजी है, उनका स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होना नॉर्मल फिजियोलॉजी है। प्रॉब्लम तब होती है जब प्रोटीन बहुत ज्यादा बनने लगे और एक्स्ट्रा सेलुलर को डिपोजिट होने लगे। नॉर्मली भी होता है ऐसा कि सेल बहुत ज्यादा प्रोटीन बना दे और सेल के बाहर में प्रोटीन वैसे एक्यूमुलेट होने लगे, लेकिन आपको तकलीफ इसलिए नहीं होती कि उसके लिए आप एंटी मैकेनिज्म है बॉडी में, एंटी मैकेनिज्म प्रोटीन सेल के अंदर भी ज्यादा हो जाए या सेल के बाहर भी ज्यादा हो जाए एक्स्ट्रा, तो उसको हटाने के लिए डिफेंस मैकेनिज्म है मेरे पास, ठीक है। और डिफेंस मैकेनिज्म को मैं अभी डील नहीं कर रहा, बेसिकली होते हैं क्या, प्रोटीजोम्स या मैक्रोफेजेस होते हैं, जो इनसाइड अगर हो जाए तो प्रोटीजोम्स है, पाथवे है,
और बाहर में बेसिकली जो मैक्रोफेजेस होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं उसको किल करने के लिए। तो उसे मैं डिटेल में नहीं जा रहा, लेकिन ये मैकेनिज्म है आपका पास बॉडी में। अब कब प्रॉब्लम होगी? जब ये मैकेनिज्म फेल हो जाए। जितना मैकेनिज्म को काम दिया गया उससे ज्यादा आप उसको काम देने लगोगे, तो जैसे जॉन्डिस हम देखते हैं कि रिमूव नहीं कर पाता बाइल पिगमेंट्स, इतने ज्यादा बाइल पिगमेंट बनने लगे तो जॉन्डिस हो जाता है। तो वहाँ भी मैकेनिज्म है कि जॉन्डिस को हटाना है पिगमेंट्स को, लेकिन नहीं हटा पा रहा बॉडी के, तो बहुत ज्यादा प्रोडक्शन शुरू हो गया। यहाँ पे कुछ वैसा ही है, आपके एंटी मैकेनिज्म थे लेकिन इतना ज्यादा आपने प्रोडक्शन शुरू कर दिया कि वो हटा नहीं पा रहा है। तो एक वजह ये हो सकता है एक्स्ट्रा सेलुलर डिपोजिशन। अब वो डिपोजिट होने लगा और रिमूव भी नहीं हो रहा है, एक्स्ट्रा सेलुलर डिपोजिशन शुरू हो जाता है फिब्रिलर प्रोटीन्स का। ठीक है, एक तो ये है। दूसरा बात ये है कि जरूरी नहीं कि हमेशा अमाउंट ऑफ प्रोटीन ज्यादा हो। नॉर्मल प्रोटीन बहुत ज्यादा नहीं भी है मगर उसका स्ट्रक्चर में चेंज है, मतलब मिसफोल्डिंग है। फोल्डिंग होता है ना, फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी टर्शियरी क्वाटरनरी प्रोटीन्स, लेकिन ड्यू टू मिसफोल्डिंग ऑफ द प्रोटीन इसके वजह से भी एक्यूमुलेशन शुरू हो जाता है। आई मिसफोल्डिंग कैसा है? बीटा प्लीटेड सीट लाइक स्ट्रक्चर, उसको शरीर उससे गेट रीड नहीं कर पाता। ठीक है, तो दोनों ही तरीके हैं। एबनॉर्मल प्रोटीन का एक्यूमुलेशन इन नॉर्मल अमाउंट और नॉर्मल प्रोटीन का एक्यूमुलेशन इन एबनॉर्मल अमाउंट, दोनों ही तरीके से एमिलॉइड का एमिलॉइडोसिस हो सकता है। ठीक है, नॉर्मल प्रोटीन इन एबनॉर्मल अमाउंट, एबनॉर्मल प्रोटीन इन नॉर्मल अमाउंट ड्यू टू मिसफोल्डिंग ऑफ द प्रोटीन, ये दोनों ही कॉज कर सकते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर डिपोजिशन ऑफ एमिलॉइड। ठीक है, अब रिगार्डिंग कैसे जानोगे इसका डिपोजिशन कहाँ होगा, कैसे होगा? तो एक जो प्राइमरी एमिलोइडोसिस है, प्राइमरी एमिलोइडोसिस मतलब कि जो मैं आपसे कह रहा हूँ, और एक चीज में इससे पहले मैं आपको ये बताऊँ, प्रोटीन रिगार्डिंग प्रोटीन जो एमिलॉइड प्रोटीन है उसके रिगार्डिंग इसका सोर्स क्या होगा, कहाँ से बनेगा? मैं कह रहा हूँ नॉर्मल प्रोटीन भी हो सकता है, इसका मतलब बॉडी ही बना रहा है आपका नॉर्मल प्रोटीन। तो कौन बना रहा होगा, कौन है यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल? तो दो है रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, पहला जो है एमिलॉइड का जो प्रोटीन है, जो स्ट्रक्चर है प्रोटीन का, जो बायोफॉर्म्स है एमिलॉइड प्रोटीन का, उसका मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो मैं आपको ये बता रहा था कि इसका सोर्स क्या हो सकता है एमिलॉइड का। एक एक्वायर्ड इम्यूनिटी, आप जानते हैं इन केस ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होता है कि जो बी लिम्फोब्लास्ट सेल्स होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं प्लाज्मा सेल्स में और वो एंटीबॉडीज बनाते हैं। ठीक है, और एंटीबॉडीज बनाने के लिए उसको दो तरह का प्रोटीन चाहिए होता है, एक लाइट चेन और एक हैवी चेन, ये आप जानते हैं। ठीक है, इम्यूनोग्लोबुलिन लाइट चेन होता है और एक हैवी चेन होता है। ये जो लाइट चेन है ना, उसका अगर ओवर प्रोडक्शन होने लगे, लाइट चेन होना नॉर्मल है मगर उसका ओवर प्रोडक्शन जब होने लगते हैं तो दैट कैन प्रोड्यूस एमिलॉइडोसिस। तो ऐसे एमिलॉइड को हम लोग बोलते हैं एएल, एमिलॉइड लाइट चेन, एएल प्रोटीन। इसका सोर्स कौन होगा? प्लाज्मा सेल्स होंगे नेचुरली, प्लाज्मा सेल्स ही एंटीबॉडीज बनाते हैं। तो एक बायोफॉर्म क्या हो गया? एएल हो गया, एंड दैट इज एमिलॉइड लाइट चेन। और लाइट चेन सिंपल है, बस इम्यूनोग्लोबुलिन आप जानते हो उसका जो लाइट चेन है वही है, और इसमें कुछ आपको ज्यादा नहीं सोचना। ठीक है, सेकेंड थिंग ये है कि ड्यू टू सम इन्फ्लेमेटरी प्रोसीजर, पर्टिकुलरली इन द क्रोनिक, इन केस ऑफ क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, उसमें क्या होते हैं, जैसे ही इन्फ्लेमेशन शुरू होता है तो पर्टिकुलरली द लीवर सेल्स दे प्रोड्यूस एक्यूट फेज प्रोटीन। लीवर से एक्यूट फेज प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है SAA, सीरम एक्यूट फेज प्रोटीन है उसके लिए। ठीक है, SAA, यही SAA जब एक्युमुलेट होने लगते हैं तो हो जाता है एमिलॉइड एसोसिएटेड प्रोटीन। तो बेसिकली दो तरह का बायोफॉर्म हुआ, एक AL और एक AA। AA है, AL है एमिलॉइड लाइट चेन और AA है एमिलॉइड एसोसिएटेड। यूजी लेवल पे